तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्लास प्लस पे भी ज्वाइन हो गए, जूम पर भी एक आध जने हैं, क्लास प्लस पे जो ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, गुड इवनिंग गौरव, गौतम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके। यस। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग अभिनव शुक्ला। ओके। अभिनव शुक्ला। ओके। चलिए, सो टुडेज टॉपिक, एंड टुडे वी आर लॉन्चिंग अवर topic, that is Ind AS 116, that is 16 PPE। हम यहाँ पे आज अदर Ind AS में अपना एक Ind AS स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Ind AS 16। ऑलरेडी आपको मैंने अनाउंसमेंट वीडियो दे दिया था। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्लास प्लस पर? ऑडियो वीडियो जूम पर क्लियर है कि नहीं, एक बार अभिनव आप बता दीजिएगा। यस, नो? ऑल क्लियर? ओके, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। यस। ओके, ठीक है। क्लास प्लस पे गौरव, गौतम, पंखुड़ी, पीयूष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हुई तुम्हारी अभी? ऑफिस नहीं गए थे क्या आज? चलिए, ओके। सो हमारी ये इवनिंग बैच रहने वाली है, और मैंने आपको जैसा बताया था कि आज अब हम यहाँ पे इवनिंग में सारे के सारे स्मॉल इंडियाज कवर करेंगे। ओके। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छा चैप्टर जिसका नाम है इंडियस 16, जिसको आपने बचपन में भी पढ़ा है, ये फाइनल में भी ये है। और अच्छा वेटेज तो खैर उतना अच्छा वेटेज नहीं है, बट स्टिल आता ये भी है। नवंबर 24 में आ चुका है ये चैप्टर। तो गणेश जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। इंडिया 16, सर नाम क्या है इसका? पीपीई। कितना वेटेज रखता है सर ये? कम से कम 6 to 8 मार्क्स अगर ये आता है तो। इंडिया 16, नाम तो सुना ही होगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू अपन पहले समझ लेते हैं। सर सबसे पहले व्हाट इज पीपीई, उसकी एप्लीकेबिलिटी। पीपीई के साथ साथ उसकी एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ आपका उसका इनिशियल रिकॉग्निशन, उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अलॉन्ग विद दैट कुछ स्पेशल केसेस हैं लाइक डीएसआर का ट्रीटमेंट क्या होगा, एंड सभी चीजों पे हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज अपन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जितने आईसीआई पोर्टल पर उन सभी को हम करेंगे, सो दैट एक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो हमारी रहने वाली है May 25 के लिए, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। सो फटाफट से आप हेडिंग डालिएगा कि हमें इस चैप्टर में पहले बात तो पढ़ना क्या क्या है, ताकि आपका एक रोड मैप क्लियर रहे, है ना। मेरा फोकस आपकी आंसर राइटिंग पे भी ज्यादा रहेगा, सो दैट आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो बने, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको कैसे करना उसका भी आपको एक आइडिया लगेगा। साथ ही साथ कैलकुलेटर और कॉपी जरूर बनाते चलना। कई बार क्या होता है, बच्चे ना कॉपी नहीं बनाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाई सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स तो मिल ही जाएगी, बट हार्ड कॉपी जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको चीजें रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, नो? ओके। तो द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के ओवरव्यू में हम ओवरव्यू को हम इसमें 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं। यस, जैसे हम मॉर्निंग में कर रहे हैं गौरव, वैसे ही करना है, डोंट वरी, है ना। पहला पार्ट जिसको मैं बोलूंगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज पीपीई एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी, इंडिया 16 पीपीई का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पीपीई के बारे में समझेंगे और क्या होता है पीपीई की एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये इंडिया किस पर एप्लीकेबल है। ये 90% ईएस 10 जो अगर आपने याद हो उसी पर बेस्ड है। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज इन रिलेशन टू इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे 4 चीजें।
सबसे पहला परचेस। अगर पीपीई हमने परचेस करी, पीपीई हमने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड करी, मतलब खुद से बनाई। अगर केस है डेफर्ड क्रेडिट का, तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा? एंड द फोर्थ, द लास्ट वन, एक्सचेंज के केस में क्या होगा? देन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हम पढ़ेंगे, दैट इज द पार्ट नंबर 3। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इसमें हम पढ़ेंगे पीपीई का रीवैल्यूएशन मॉडल, समथिंग कॉल्ड एज एडिशनल एक्सपेंसेस। फिर एक हमें पढ़ना है डेप्रीशिएशन, एंड लास्ट कंपोनेंट अकाउंटिंग। होपिंग यहां तक क्लियर है सभी को? अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं, बस एक रोड मैप आपको समझा रहा हूँ कि इस इंडेक्स में अपने को क्या क्या चीजें कवर करनी है। देन देयर इज अ लास्ट वन, last thing to be discussed in this chapter is our fourth part, and fourth part में हम कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इन स्पेशल इश्यूज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डीएसआर और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं इंडेस 101 कवर करूंगा, लेकिन हर रिस्पेक्टिव इंडेस के साथ। अलग से सेपरेटली इंडेस 101 में कवर नहीं करने वाला। आपके मॉड्यूल में एक अलग से चैप्टर है इंडेस 101, जिसमें सारे के सारे ट्रांजिशन के बारे में दिया हुआ है। बट द पॉइंट इज, मैं आपको अलग अलग इंडेस के साथ इस इंडेस, पर्टिकुलरली इस इंडेस को डिस्कस करूंगा। 101 बात करता है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस की। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस में मतलब होता है दोस्तों कि आपको आपको यहां पर पहले किसी एंटिटी पर एएस लगते थे, अब उस पर इंडेस लगते हैं, तो कैसे उसको ब्रिजिंग करनी है। ब्रिज मतलब एएस से इंडेस पे जाने की। तो अलग, इंस्टेड ऑफ अलग से उसको पढ़ाना, मैं आपको ये साथ में ही करा दूंगा, ताकि चैप्टर खत्म हुआ तो उसी का फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का 101 का एडजस्टमेंट भी आप साथ में समाप्त कर लें, जैसा कि हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में किया हुआ है। इज दैट क्लियर? ये शेयर बेस्ड पेमेंट में यस नो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे करीबन अगर मैं देखूं, 4 पार्ट्स में मैंने इस इंडेक्स को बांट दिया। पार्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, पार्ट नंबर 2 इनिशियल रिकॉग्निशन मेजरमेंट, पार्ट नंबर 3 सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, एंड पार्ट नंबर 4 है आपका स्पेशल इश्यूज। ओके, और हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर मूविंग अहेड ऑन द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट, इंडेक्स का इंट्रोडक्शन। #1 इंट्रोडक्शन। उसमें हम हेडिंग डालेंगे, इसमें हम हेडिंग डालेंगे किसकी? तो सबसे पहले डालेंगे पीपीई की। सर व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीई टर्म? टर्म कॉल्ड एज पीपीई। क्या होता है पीपीई? तो इंडिया 16 बोलता है कि इट इज अ टेंजेबल आइटम। यस नो? क्या होता है? थोड़ा सा चैट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ ना, क्या होता है? मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। यस सर, कोई टेंजेबल आइटम है, ओके, जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ओके, एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड के लिए यूज हो, ओके। अभिनव शुक्ला जी, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया? It is just a kind of fixed assets, okay, quite a similar thing, but the point is, good evening Manjay, okay, so basically PPE होता क्या है? तो PPE are tangible items,
कौन सा आइटम? द टेंजिबल आइटम्स दैट, गुड इवनिंग, टेंजिबल आइटम कौन है? पीपी, पीपी आर टेंजिबल आइटम्स दैट। अब दैट के बाद यहां पे दो चीजें हैं। पहला, दैट आर that are expected to, that are expected to, आर तो लिखा है अपन ने, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज हो, फॉर मोर देन वन पीरियड। यस, नो? दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड। मोर देन वन पीरियड मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। एंड एंड आर हेल्ड फॉर यूज इन नंबर वन, प्रोडक्शन, दूसरा सप्लाई, प्रोडक्शन और ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नंबर टू, that are held for use in production or supply of goods or services, services for rental to others or for administrative purposes, for administrative purposes। सर ऐसा असेट जो कौन है? एक तो वो टेंजिबल आइटम है, दूसरा एक्सपेक्टेड फॉर यूज टू बी मोर देन वन ईयर और हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, रेंटल और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। बेसिकली ये चार चीजें आपकी डेफिनेशन में आना चाहिए। इट इज नोन एज पीपीई। पीपीई क्या होता है सर? ऐसा टेंजेबल आइटम जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज हो एंड जिसका हम यूज कर सके प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में, या फिर रेंट पे दे सके उसको, अदर्स टू अदर्स, रेंट पे दे सके किसी दूसरे पर्सन को या दूसरी कंपनी को, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये अपनी डेफिनेशन सेम है जो अपन ने एएस 10 में पढ़ी थी। ठीक है? नाउ नाउ एप्लीकेबिलिटी। एएस पीपीई की डेफिनेशन में कोई डाउट है? मतलब सर एक तो टेंजिबल आइटम होना चाहिए, दूसरा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, दूसरा हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फॉर रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यस, नो? आगे बढ़े? ये नोट किया कि नहीं? ऑल दो मैं नोट्स दे दूंगा उन भाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी वाला applicability, it applies to all, it applies to all PPE
except if any other Ind AS specifies accounting treatment. Except any other Ind AS specifies accounting treatment. या तो कोई अदर Ind AS दे दे अकाउंटिंग पीपीई की, या फिर कोई भी Ind AS अगर उस पर्टिकुलर Ind AS कोई पर्टिकुलर Ind AS अगर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट कर रहा तो फिर सारी की सारी पीपीई पर ही एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट अगर कोई अदर Ind AS एप्लीकेबल ना हो। दूसरा, पीपीई क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सर अगर पीपीई कोई ऐसी है जो हेल्ड फॉर सेल है, याद होगा आपको बचपन में आपने एएस 10 पढ़ा था, वहां पे रिटायरमेंट ऑफ एसेट पढ़ा था, बट यहां पर रिटायरमेंट ऑफ एसेट या इसको बोल सकते हैं पीपीई क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, इसके लिए अलग से पूरा एक इंड एस दिया हुआ है, इंड एस 105। ठीक है, यस नो? संजय, गौरव, गौतम, पंकुरी, अभिनव, कौन है? चलो थर्ड वाला पॉइंट, मिनरल मिनरल एंड मिनरल राइट्स एंड रिजर्व्स such as oil, natural gas, and similar non-regenerative resources. And similar non-regenerative resources. दोस्तों इस पर इंड एस अभी नहीं है, वैसे मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था इनिशियली, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमारा एक इंड एस 106 है, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर ऐसा कोई चीज चल रहा है 106 उस पर एप्लीकेबल है, 16 फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऑलरेडी 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो भी हमारा पीपीई एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ दिया है सर? ये दिया है कहाँ पे? इंडेस, तो फोर्थ, सॉरी फोर्थ, बायोलॉजिकल एसिड। मैं इसलिए इंडेस 106 नहीं लिख रहा हूं बिकॉज द पॉइंट इज कि यार सिलेबस में भी नहीं हो। देन अपना है बायोलॉजिकल एसिड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। other than bearer plants।
अच्छा, इस पे कोई इंडेक्स है क्या? हाँ सर, इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर। सो सर, इन ऑल अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसा भी लिख सकता कि भाई पीपी किस पे एप्लीकेबल होगा? इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा ऑल पीपी एक्सेप्ट इफ एनी अदर इंडेक्स स्पेसिफाई एनी ट्रीटमेंट, जैसे कि पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, मिनरल राइट्स रिजर्वेशन सच एज ऑयल, नेचुरल गैस रिसोर्सेस, है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन द बियरर प्लांट। तो अभी मन में आएगा व्हाट इज दिस बियरर प्लांट? मतलब बियरर प्लांट पर इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा। ऑल ऑल दी ऑल दी बायोलॉजिकल एसिड्स, इन पर इंडेक्स 16 एप्लीकेबल नहीं होगा अदर देन दी बियरर प्लांट। मतलब बियरर प्लांट पर इंडेक्स 16 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या? यस, नो? पक्का श्योर? एक मिनट रुक जाइए, मेरे को लिख लेने दीजिए। ओके, लिख लो। आई एम गिविंग गाइस 1.5 मिनट्स। तब तक मुझे बताओ आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? ओके, सो आई होप आपका लिख गया होगा। नाउ we are going to understand what is this bearer plant. Now bearer plant क्या होता है? अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं बियरर प्लांट को, तो चाहूं तो 1 घंटा ले सकता हूँ, बट मेरे को ये समझना है कि आपकी एग्जाम मई में है। तो अपन काम की बात से समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन चालू करेंगे। तो द पॉइंट इज बियरर प्लांट। ये क्या होता है सर? बोले इट इज लिविंग प्लांट। कौन सा प्लांट है ये? लिविंग प्लांट। जैसे कि मैंगो ट्री। यस, नो? लिविंग प्लांट, जिसमें लिविंग प्लांट दैट इज एक्सपेक्टेड या दैट इज यूज्ड, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर, सर बहुत सिंपल है। बियरर प्लांट क्या होता है? एक ऐसा लिविंग प्लांट जो कि यूज होता है किस चीज के लिए? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के लिए मैंगो ट्री का अपन लेते हैं एग्जाम्पल। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले ध्यान से इधर देख लेना, बाद में भले ही लिख लेना। एग्जाम्पल मैंगो, समझो। सर, मैंगो ट्री एक लिविंग प्लांट है। सर कैसे? वो यूज होता है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब एक मैंगो ट्री से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंगो प्रोड्यूस होते हैं। यस, नो? जल्दी बोलो। गुड इवनिंग लड्डा साहब। एक मैंगो ट्री से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। यस, नो? यस के लिए वाई टाइप करें, एन के लिए एन, नो के लिए एन टाइप करें, लेकिन कुछ तो टाइप करें। दूसरा इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। मुझे बताओ, आम का पेड़ क्या एक साल ही है आम पैदा करता है या कई सालों तक आम पैदा करता रहता है? आम का पेड़, मैं आम के पेड़ की बात कर रहा हूं, वो पीपीई हो जाएगी। और मैंगो
पीपीई नहीं है, मैंगो ट्री पीपीई है। आर यू गेटिंग इट? यस, नो? ऑल माई चार्टर्ड्स। इस आम के पेड़ से मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया या फिर सप्लाई किया, इसके थ्रू क्या किया, आम पैदा हुआ। ओके, और ये जो पेड़ है ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, यस नो? मतलब ऐसा कोई प्लांट, बियरर प्लांट क्या होगा, ऐसा कोई प्लांट जो प्रोडक्शन और सप्लाई करे किसकी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, इसके इस्तेमाल में आ जाए, और दूसरा एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए इसको प्रोड्यूस करता रहे, यस नो? Yes or no? Now, the third part of this definition, end has a remote likelihood of being sold as, आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना कि मैं आपके साथ नोट्स बनाऊं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नोट्स आपके साथ भी बना दूंगा, आप बोलोगे तो मैं पहले से लिख के ले आऊंगा, तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। बट मुझे जल्दी खत्म करने की नहीं है टेंशन, वो तो मेरा हेडेक है, मैं कैसे भी खत्म करूंगा। आपके नोट्स अगर मेरे साथ बनाते रहोगे ना, आपको कहना इससे एफआर की बैच के बाद अलग से एफआर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज एच डी गारंटी, बिकॉज एच डी है तो पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, एफआर में 70+। ठीक है, तो आप मुझे बता दो, ये जो अपना सिस्टम है, जैसे अपन बड़े चैप्टर्स में भी नोट्स साथ साथ में बनाते चल रहे हैं, वैसे ही इसमें स्मॉल चैप्टर्स में भी अपन नोट्स साथ साथ में बनाते चल रहे हैं। नाउ, एंड हैज अ रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सेप्ट फॉर incidental scrap sales, यस नो? सही है, साथ साथ में ही बनवाते जाइए, थियोरी वाले इंडेक्स में बहुत जरूरी है, आपकी कॉपी काफी हेल्पफुल है। ओके, ओके, मंजय ने भी रिप्लाई किया, सही है, साथ में ही। ठीक है भाई, लड्डा साहब बोल रहे हैं जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो सब कर लूंगी। ठीक है, चलो अभी वापस से आते हैं इस डेफिनेशन पर, क्या बोल रहा है, एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sales, मतलब वो स्क्रैप सेल्स की तरीके से नहीं बिक रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैंगो ट्री से प्रोड्यूस क्या हो रही है, मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है, कैन आई से इस मैंगो ट्री से, ये एक मैंगो ट्री है, मेरे को बनाना नहीं आता, मजाक मत करना, मजाक मत उड़ाना, इस मैंगो ट्री से क्या प्रोड्यूस होगा मुझे बताओ, सर मैंगोज ही प्रोड्यूस होंगे ना, यस नो? मैंगोज ही प्रोड्यूस होंगे, कैन आई से दिस इज नथिंग बट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो पॉइंट नंबर 1 समझ में आया सर, दिस बियरर प्लांट is used to produce mangoes, that is the agriculture produce, and is expected to bear for more than one period, is expect, ट्री ऐसा होता है, अरे बाबू रुको, ट्री कैसा होता है मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी कुछ बना है, मेरे को मान के चलना है मैंगो ट्री है, मेरी मेरी आर्ट अच्छी होती, मैं इसमें सी में होता है, तुम इस, सॉरी हाँ, मेरे को माफ कर दो, लोग स्टूडेंट हो, मेरी रैगिंग ले रहे हो, हैं? तुमसे अच्छे फाउंडेशन वाले हैं, जो बोलो कर लेते हैं आंख बंद करके। इंटर वाले तो बहुत ही मस्त है, इंटर वाले तो इतने मस्त है कि सुन ही नहीं रहे। तुम समझ गए ना, मान लो ना प्लीज यार, प्लीज, प्लीज, फाइनल वाले बहुत प्यारे बच्चे हैं, अब तो मान जाओ। ठीक है, थैंक यू।
चलो, मैंगो ट्री है। इस मैंगो ट्री को अपन क्या बोल रहे हैं सर? ये है हमारा लिविंग प्लांट। इससे हमारा प्रोड्यूस जो हो रहा है दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस मैंगो। ठीक है, इस मैंगो को ये प्रोड्यूस मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए भी कर रहे हैं। मतलब ये पेड़ से हम बार बार प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ओके, ओके सर। और इससे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है दैट इज बीइंग सोल्ड, दैट इज बीइंग सोल्ड, जिससे हम रिटर्न कमा रहे हैं। सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट द बियरर प्लांट। और ये जो मैंगो हमारी क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री हो जाएगी। यस, नो? यस सर, नो सर? ये बात समझ में आ रही है? प्रोड्यूस, अच्छा ये प्रोड्यूस मैंगो कर रहे हैं फॉर मोर देन वन पीरियड, एंड ये मैंगो बीइंग सोल्ड है एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन स्क्रैप। स्क्रैप के अलावा इसको बेच रहे हो? यस, नो? आया कि नहीं? बोलो। शुक्ला जी, तिवारी जी, लड्डा साहब, सौरभ भाई, गौतम भाई, कौन है मोबाइल के नाम से ज्वाइन है? हाँ, जो भी है, थैंक यू। तो भाई अभी तक हमने पार्ट वन ऑफ दिस इंडेक्स खत्म कर लिया सर। व्हाट इज द पार्ट वन ऑफ दिस इंडेक्स? हमने यहाँ पे ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर का। मैंने आपको ओवरव्यू लिखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पार्ट वन में इंट्रोडक्शन में पीपी एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है, फिर इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट पढ़ना है, परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, डेफर्ड, एक्सचेंज। ठीक है। मैंगो ट्री इज कवर्ड अंडर इंड एस 16। ठीक है, बट मैंगो, मैंगो is not covered under Ind AS 16. It is not PPE. Tree is covered under Ind AS 16. Yes, no? Yes sir, no sir? सर ये नोट्स भी शेयर करोगे? अरे सब कर दूंगा यार, और बोलो। यस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है, यस। बट अगर आपका बिजनेस ही है मैंगो बेचना तो फिर ये इन्वेंट्री में आएगा। अभी इंडेस 2 भी पढ़ेंगे अपन, इंडेस 41 भी पढ़ेंगे, तो अपना और क्लैरिटी आती जाएगी। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो है क्या, इंडेस 16 पीपीई में क्या कवर हो रहा है हमारा? क्या कवर हो रहा है? बियरर प्लांट। यस, नो? ओके, ओके सर, बहुत बढ़िया। हमने हैशटैग वन, एप्लीकेबिलिटी और इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया। पीपीई क्या होता है वो भी समझ लिया हमने। ठीक है सर, ओके। अच्छा, मैं आपको एक एक थोड़ा सा नोट, एक नोट लिखवा देता हूँ ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। नोट, ठीक है? ठीक है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, चलेगा? ये नोट है। हाँ सर, नोट है। नोट में क्या लिखना है सर? बायोलॉजिकल एसिड, लॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड्स में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बेटा प्लांट्स, दूसरा होता है बेटा लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है बेटा एनिमल्स। प्लांट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, प्लांट आपके कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एनिमल में क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं। प्लांट में एक होता है आपका बियरर प्लांट, दूसरा होता है अदर्स, अदर देन बियरर प्लांट। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है?
अब सर, अगर लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स, तो कौन सा इंडेक्स लगेगा सर? इंडेक्स 41 लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स 41 क्या बोलता है? बायोलॉजिकल असेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन द बियरर प्लांट। तो अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट दो तरीके के होते हैं, प्लांट और लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब एनिमल, एनिमल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देन इट मींस इंड एस 41 एप्लीकेबल। अदर्स में भी सेम आंसर, क्योंकि ये ना ये चीज बहुत डिस्टर्ब करती है फाइनल के बच्चों को, कौन सा इंडेक्स कब लग रहा है। इवन इंडेक्स 41 में तो एक क्वेश्चन है कि इंडेक्स 41 एप्लीकेबल है भी कि नहीं, और यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा इंडेक्स 16। यस और नो ऑल माय वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? थोड़ा सा नोट ये क्लियर है? थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि नहीं? चलो ये बना लो फटाफट से। बोलो, यहां तक समझ में आया? गौरव, गौतम, लड्डा साहब, अपने टेक्स्ट बुक भी है, मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी शेयर कर देता हूँ। ये रही अपनी टेक्स्ट बुक, सब कुछ है इसमें। ये देखो, मैं आपको सब चीजें यहीं से बनवा रहा हूँ, डोंट वरी। जो मेरी टेक्स्ट बुक पे है ना, वो सारी की सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखवाते जा रहा हूँ। यस और नो? बहुत बढ़िया। ये मैं शेयर कर दूं क्या आपको? टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। चलो आ जाओ, हमने क्या देखा अभी तक इसमें से? सर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पीपीई? पीपीई का मतलब क्या है? सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी हमने सबसे पहले, मैंने टेक्स्ट बुक में लिखी है एप्लीकेबिलिटी, अपन ने लिखी है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या क्या चीजें मैंने आपको बोला? तो देखो, मैंने आपको क्या बोला था डेफिनेशन में? सर, PPE are tangible items that are expected to be used for more than one period and are held for use in production or supply of goods or service or for rental to others or for administrative purposes. Yes, no? सेम चीज अपन ने यहाँ देखी डेफिनेशन में। टेंजिबल आइटम है पहला। दूसरा, हेल्ड फॉर यूज है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग पर्पस एंड रेंटल इनकम। यूजफुल लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है। इसके अंदर कुछ बियरर प्लांट्स भी आएंगे। अभी मैंने स्पेयर पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। रिकॉग्निशन अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन में टेंजिबल आइटम लिखा है, हेल्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस वगैरह लिखा है। ये सब चीज आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट अभी मैंने स्पेयर पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, और आपको मैंने बियरर प्लांट भी बता दिया। ठीक है? यस नो? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब हम देखेंगे इस इंडेक्स का रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। कुछ चीजें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, सॉरी, यहीं से उठाऊंगा सो दैट आपको चीजें समझ में आए। व्हेन टू रिकॉग्नाइज एसेट एज पीपीई? अभी से पीपीई पे डिस्कशन चल रहा है इतनी देर से। सर, व्हेन टू रिकॉग्नाइज इट?
तो इंडेस बोलता है, इंडेस क्या बोलता है? इंडेस बोलता है पीपीई कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ पीपीई विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आप समझते हो ना, फ्यूचर में कोई बेनिफिट जनरेट करे। यस सर, नो सर। तो PPE will be recognized as an asset if PPE will generate future economic benefit and the cost is miserable. The cost of the PPE is miserable. तभी हम इसको क्या मानेंगे? PPE मानेंगे, मतलब असेट मानेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ और नहीं, ये असेट की ही फीचर्स दिए हुए हैं। डन सर, इसको हमने एसेट मान लिया जब वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और कॉस्ट मिजरेबल की। तीसरी बात, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट नंबर 1 हो गया ये। नाउ नोट नंबर 2। यहाँ पे बात हो रही है spare parts. What do you mean by the term called as spare parts? अगर आप नोट्स देखोगे, नोट्स मिल गए आपको, एक बार कंफर्म करना। अरे कुछ तो लिखो, आवाज आ भी रहेगी नहीं। हाँ हाँ, गुड, मिल गई ना। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं स्पेयर पार्ट के बारे में। सर ये स्पेयर पार्ट पीपीई कब कंसिडर होंगे और पीपीई कब कंसिडर नहीं होंगे? ठीक है, तो पीपीई कब कंसिडर होंगे और कब ये कंसिडर नहीं होंगे, तो इस पर आईसीएआई ने क्या दिया है? आईसीएआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है। आईसीआई का कहना क्या है, किन चीजों पर है? स्पेयर पार्ट्स के बारे में है, या फिर अगर मैं बात करूं स्टैंड बाय इक्विपमेंट है कोई? स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है अगर कोई, एंड कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट है। कोई बता सकता है स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? म्हणजे गौतम, गौरव, कैन यू टेल मी what is the standby equipment, what is the servicing equipments, what is the spare parts? स्पेयर पार्ट सर वो छोटे नट टूल्स वगैरह, स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब स्टैंड बाय पे रखना किसी चीज को, ऐसे इक्विपमेंट जो अपन स्टैंड बाय पे रखते हैं। लाइक जैसे अब ये माइक है, ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ना, इसकी बैटरी मैं स्टैंड बाय पे रख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द स्टैंड बाय इक्विपमेंट। सर्विसिंग इक्विपमेंट्स मतलब जो रेयरली यूज होते हैं, छोटे छोटे आइटम्स। आईसीआई आईसीएआई क्लैरिफाइड, आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसे कौन से, यस, टायर इज अ स्पेयर पार्ट। कैन आई से द बैटरी, दिस इज द स्मॉल बैटरी, दिख रहा है ये छोटी वाली बैटरी माइक के लिए काम आ रही है। कनेक्टर, कनेक्टर जिससे आईपैड कनेक्ट हो रहा है किस पे, लैपटॉप पर, दैट इज स्पेयर पार्ट, यस नो? तो आईसीआई ने क्या दोगला आंसर दिया आप समझना। बोले अच्छा बताओ होना क्या चाहिए, पहली बात तो आप मुझे बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या होना चाहिए, पीपी होना चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए? सर पीपी होने के लिए क्या चाहिए? सर पीपीई होने के लिए असेट होना चाहिए दैट कैन बी यूज फॉर, दैट दैट जनरेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और एंड कॉस्ट इज मेजरेबल एंड expected to be used for more than one accounting period.
ऑल्सो टेंजेबल आइटम भी है, तो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है ना इसकी वजह से। रेंटल टू अदर्स भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ कि ये बैटरी स्पेयर पार्ट जो है ये पीपीई हो सकता है? आंसर इज यस, बट आंसर इज नो समटाइम्स। द पॉइंट इज आईसीआई की जो क्लैरिफिकेशन है इसमें, जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ, सो आईसीआई ने यह क्लैरिफाई क्या किया है, आईसीआई का कहना है कि भाई साहब आप आंसर देखना इनका बेहतरीन वाला है। आईसीआई ने बेहतरीन बोला, क्या बोल रहे हैं, दीज आइटम्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट, पीपीई। पीपीई बोले कब, ओनली इफ दे मीट, ओनली इफ दे मीट द डेफिनेशन, एल्स इट इज इन्वेंट्री। आप समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट ने भी खेल गया यहाँ पे। इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है भले अगर ये पीपी क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई कब होगा, जब डेफिनेशन ऑफ पीपी अंडर इंड एस 16 क्लैरिफाई होगा, उसके हिसाब से तो फिर पीपी हो जाएगा। अगर डेफिनेशन क्राइटेरिया मीट हो गया तो पीपी हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, इन्वेंट्री। तो सर एग्जाम में आए तो हम क्या करेंगे, हमको तो सूझ नहीं पड़ रही। आप भी इनकी तरह दोगला, ये सब दोगलापन है, दोगला आंसर देना, सिंपल इज दैट। यस नो बोलो। अरे हाँ है ना, वो आ रहा है कि नहीं, पक्का। मंजे ओनली पीपी कब बोल रहा है, जब डेफिनेशन मीट हो जाए। यस सर, नो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज करूं क्या, इसको ना अपन ऐसा कर लेते हैं। इसमें ऐसा लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे, क्लैरिफिकेशंस, आईसीआई क्लैरिफिकेशन, इसकी हेडिंग कर दो आईसीआई की क्लैरिफिकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है ना, हाँ कोई बात नहीं ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कट पीट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो अगर ऐसा हुआ बार बार, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा, पक्का, आई प्रॉमिस। और देखो पता, माफ करने वाला भगवान होता है, जिसका दिल बड़ा होता है ना, बहुत जल्दी माफ कर देता है। और आप लोग तो भगवान के समान हो, तो आप मुझे माफ करोगे कि नहीं, है ना, बच्चे की जान लोगे क्या। चलो, चलो, पहला क्लैरिफिकेशन क्लियर है। ठीक है, दूसरा, दूसरा, बोले दूसरा किस पे, बोले दूसरी चीज है और लास्ट है,
ये मॉड्यूल में गिवन है आपको, ऐसे हेडिंग दी है, यूनिट ऑफ, सॉरी, यूनिट ऑफ measurement and recognition of PPE in aggregation of individually insignificant items. Sir, measurement and recognition of PPE in aggregation of individually insignificant items. मतलब ऐसे insignificant items उनको एग्रीगेट करके, ऐसे अकेले इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स इनको इनका एग्रीगेट करके क्या वो पीपीई मान सकते हैं उसको? तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे भी क्लैरिफिकेशन दी है। ये क्या होते हैं, पहली बात तो इनके एग्जाम्पल समझते हैं। ये क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, जैसे कि टूल्स, ठीक है, डाइस, समझते हो? इनसिग्निफिकेंट आइटम्स। स्पेयर पार्ट और इक्विपमेंट ऊपर हो गए सर, ये क्या है? टूल्स एंड डाइस वगैरह। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है इसके लिए? इट इज अप्रोप्रिएट, इन सबको इकट्ठा करके इट इज अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट देम एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया, मॉड्स, टूल्स, डाइस एक्सेट्रा। ऐसे ही क्लैरिफिकेशन बोलती है कि भाई साहब इसको ये अप्रोप्रिएट है, इनको एग्रीगेट कर दो, और ये एग्रीगेट करने के बाद क्या करो? इनको रिकॉग्नाइज कर दो। किस पे? अच्छा, एक बार बनाना है, पहले बना लो, चलो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम गिविंग यू गाइस 1 मिनट टू राइट डाउन। चलो लिख गया? ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट। सर, ऐसे को जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, जैसे कि टूल्स, डाइस, मोड्स, इन सबको अप्रोप्रिएट करो, इनको अप्रोप्रिएट करके, इन सबको अप्रोप्रिएट नहीं, सॉरी, एग्रीगेट करो, एग्रीगेट करके इनको पीपीई मान सकते हैं। बस इतना सा बोला है। किसने बोला है? आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन में बोला है, ठीक है। सो इट इज अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट देम and recognize them as PPE. Yes, no? Yes or no? Simple. जितने भी छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट मतलब लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स को एक साथ एग्रीगेट करो और इनको पीपीई की तरह रिकॉग्नाइज कर लो। ऑल दो इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, इंडेस नहीं बोल रहा है ऐसा, आईसीआई ने क्लैरिफाई किया है। यस नो? तो हम इंडेस में हमने पीपीई तक, पीपीई क्या क्या है ये तो हमने यहां तक देख लिया। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं आईसीआई क्लैरिफिकेशंस, ठीक है। और एक लास्ट है, इन रिलेशन टू, यू नो व्हाट, कौन से आइटम्स? आइटम्स ऑफ आइटम्स एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस। यस नो? यस सर, नो सर?
सर ऐसे आइटम जो हमारी एंटिटी में है, जो किसके लिए है, सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस के लिए। तो एक बात मुझे बताओ, क्या इनसे कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है? डायरेक्टली तो नहीं होने वाला, बट इनडायरेक्टली होने वाला है, यस और नो? सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल आइटम्स जो सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से हम अपनी एंटिटी में लगाते हैं, ऐसे आइटम्स जो सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से हम अपनी एंटिटी में लगाते हैं, मुझे बताओ ऐसे आइटम्स को हम पीपी कंसीडर करें कि नहीं करें? तो मुझे बताओ, पीपी कंसीडर करने के लिए आपको क्या चाहिए? इट शुड बी टेंजिबल आइटम जिसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो, यूज इन द प्रोसेस ऑफ, हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, यस नो? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या रेंटल टू अदर्स, एंड it should generate future economic benefit and cost is miserable, yes no? टेक्निकली पीपीई होने के लिए एक तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, प्लस ये तीन चीजें भी होनी चाहिए, 1 2 3, मतलब 1 2 3 एंड ये आ गया अपना 4th एंड 5, 5 बातें होनी चाहिए। अब आईसीआई ने क्या क्लैरिफाई किया कि अगर ऐसा कोई आइटम है जो आपने एक्वायर किया, एंटिटी में लगाया, जिसका काम है सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन देना, भले ही वो डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, बट इट इज गिविंग यू इनडायरेक्ट बेनिफिट, यस नो? तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप पीपीई की तरह रिकॉग्नाइज कर लो। क्या बोल रहा है इंडेस? बोले एक्विजिशन of such PPE, although not directly increasing future economic benefits, but necessary for entity to obtain future economic benefits from अदर असेट्स। इसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। आपकी एक एंटिटी है, उसमें प्लांट वगैरह लगा है और साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स है। फायर एक्सटिंग्विशर भी एक तरह से आपका पार्ट है पीपीई का। क्यों? क्योंकि किसी दिन फायर प्लांट में आग लगी तो वो फायर एक्सटिंग्विशर ही अदर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम अदर एसेट्स ऑब्टेन करने में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, बिकॉज डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा। यस और नो? बोलो तिवारी जी, समझ में आया? गौरव, गौतम, वीवो, यस नो? तो हम इसे क्या मान लेंगे? फिर इसे हम मान लेंगे कि इसी के साथ हमारा #1 फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स इज ओवर। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स इज ओवर। बोलो आया कि नहीं? ये दोनों चीजें हमारी खत्म हो गई। हमने चालू किया इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओवरव्यू में मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पीपीई और एप्लीकेबिलिटी समझेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें पहले सबसे पहले बताया पीपीई होने के लिए क्या चाहिए सर? देयर हैज टू बी टेंजिबल आइटम which is expected to be used for more than one period and or held for use in supply and production of goods or service, rental to others and administrative purpose. It applies to all the PPE except जहां पर other Ind AS applicable है, जैसे कि PPE classified as held for sale 106 और बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट। बियरर प्लांट इसका मतलब इंडिया 16 में आएगा। सर बियरर प्लांट क्या होता है? ऐसा लिविंग प्लांट जो कि यूज होता है काय में? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, या एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, और जिसका रिमोट लाइक्लीहुड है, चांसेस क्या है बिकने के, एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप।
मैंने आपको ये बायोलॉजिकल एसेट का भी बता दिया कि भाई बायोलॉजिकल एसेट दो तरीके के होते हैं, प्लांट, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल जो कवर होंगे वन इंडेक्स 41 से, प्लांट अदर प्लांट्स हैं जो 41 से कवर होंगे, बियरर प्लांट है तो इंडेक्स 16 से कवर। उसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दी। अच्छा, पीपीई होने के लिए क्या होना चाहिए? पीपीई कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। पहले तो पीपीई के लिए 3 फीचर, और उस 3 फीचर के बाद उसे एसेट होने के लिए 2 फीचर अलग से, तो टोटल पीपीई होने के लिए 5 फीचर्स है ना? तो ये क्या है? ये पहले बोल रहा है कि भैया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करे और कॉस्ट मीजरेबली। यस, नो। उसके बाद नोट नंबर 2 में क्या हमने देखा? सर नोट नंबर 2 में मैंने आपको बताई आईसीएआई की क्लैरिफिकेशन। आईसीएआई की 3 क्लैरिफिकेशन है, अपने को यहाँ पे समझना है कि अगर कोई स्पेयर पार्ट है, कोई स्टैंड अप इक्विपमेंट है या कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट है, उसको अपन पीपीई मान लेंगे अगर वो डेफिनेशन मीट कर गया, डेफिनेशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई मीट कर गया, अदरवाइज उसको हम इंडेक्स 2 में कवर करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री। यस, नो? ओके। देन अगर unit of measurement and recognition of pp in aggregation of individual insignificant items, अगर कोई insignificant items है, उन सबको ppm तब मानेंगे जब उनको हम एग्रीगेट करेंगे और वो पीपीई का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मैच कर जाएंगे। अगर कोई सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन की वजह से हमने कोई पीपी आइटम एक्वायर किया है, तो वो भले ही डायरेक्टली हमें बेनिफिट नहीं दे रहे, बट इनडायरेक्टली अदर एसेट्स के लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको भी हम पीपीई मान लेंगे। ये किसने बोला? आईसी बोला। यहां तक में कोई डाउट्स बेटा? तो इसके बाद अब हम हैशटैग नंबर 2 स्टार्ट करें। यस, नो? यस और नो? चलिए, हैशटैग नंबर 2। हैशटैग नंबर 2 में क्या है? इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजर। ये सब लिख लिया बच्चों? दोस्तों, ये लिख लिया कि नहीं? अगर हाँ तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, ओके, आपने लिख लिया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, ठीक है? इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन में या मेजरमेंट में, परचेज के केस में क्या होगा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के केस में क्या होगा, डेफर्ड क्रेडिट के केस में क्या होगा, और एक्सचेंज के केस में क्या होगा। तो बेसिकली हम पहले इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनिशियली मेजरमेंट किस पे करेंगे। तो इसमें भी हम पार्ट 1 लिखते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन। यस, नो? इनिशियली किस पर हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे दोस्तों? एक चार्ट बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? सर चार्ट बनाएंगे। चार्ट पहले मेरे साथ बनाते हैं, फिर अपन समझेंगे एक एक करके। चार्ट में 3 पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। पहला, नहीं, जस्ट अ मोमेंट। चार्ट को ना बनाएंगे ऐसे। इनिशियल रिकॉग्निशन में इंडेक्स 16 बोलता है कोई भी पीपी, अभी हमने ये समझ लिया पीपी क्या है और पीपी किस किस पर, ये स्टैंडर्ड किस किस पर लगेगा और पीपी क्या क्या है। अब पीपी जब है तो वो किस पर मेजर करेंगे, किस पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में? तो जब पहली बार पहला पहला प्यार है, पहला पहला पीपीई है, तो क्या करेंगे? पहले पहले पीपीई को हम इनिशियली मेजर करेंगे एट कॉस्ट। किस पर रिकॉग्नाइज मेजर करेंगे दोस्तों? रिकॉग्नाइज करेंगे कॉस्ट पर। किस तरीके से? इसमें इसको मेजर करने के इसको 3 पार्ट्स में मेजर करेंगे। एक तो परचेज प्राइस, दूसरा
डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कोई कॉस्ट है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। पहले तो हमने कितने में पीपीई परचेज करी, दूसरा डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एंड तीसरा एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ PRS। दैट इज नथिंग बट, देखो, इनिशियल रिकॉग्निशन, परचेज कॉस्ट, इनिशियल cost to make the asset ready to use, to make the asset ready to use, that is directly attributable cost, and decommissioning and site restoration, that is DSR। तो हम DRS की जगह DSR लिखेंगे, RS लिख दिया, DSR। यस नो, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या था, लिख देते भाई, कॉस्ट टू मेक asset ready to use। डन। सबसे पहले अपन बात करते हैं परचेज प्राइस की। इस परचेज प्राइस में हम ऐड करेंगे क्या, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। परचेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इसमें से लेस करेंगे, वैसे हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। यस सर, नो सर, बोलो। सर हम एक एसेट बना रहे हैं, हम एक एसेट बना रहे हैं, पीपीई बना रहे हैं, मुझे बताओ उस पीपीई को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे। सर पहले तो हमने जितने पे उसको खरीदा वो, प्लस उसमें कोई टैक्सेस है जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब जिसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली, वो भी हमारी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। लेस कर देंगे हम कोई ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट, हाँ बच्चे कई बार इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, भाई साहब आप समझ लो, आप समझना। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसके लिए हैशटैग, या एक काम करना, इसके लिए स्टार बना देता हूँ ना। स्टार के लिए मैं आपको बता दूं व्हाट इज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कौन कौन से हो सकते हैं। सर जीएसटी ऑन कंपोजिशन स्कीम, यस नो, जीएसटी ऑन कंपोजिशन स्कीम। आपने अगर जीएसटी पेपर 6 पढ़ा, पेपर 5 पढ़ा हो, सॉरी पेपर 5 पढ़ा होगा, तो उसमें वहां पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहां पे, सर एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर द नॉन अंडर द कंपोजिशन स्कीम, उसकी आईटीसी नहीं अवेलेबल होती। तो कौन से नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे सर जिसपे आईटीसी अवेलेबल नहीं है, यस नो। तो वहां हम क्या लिखेंगे, जीएसटी ऑन कंपोजिशन स्कीम, एग्जांपल के लिए। ये चार्ट बहुत बड़ा बनने वाला है ना, के लिए हैशटैग बना देंगे अपन, के लिए स्टार बनाया था, के लिए हैशटैग बना देते हैं।
हैशटैग मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सर अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपीई। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कस्टम है, इतना तो डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, तो जब इतना डिस्काउंट मिलना है, जब सबको मिल रहा है तो आपको भी मिला होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी। ये सब आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इफ इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा था कोई पीपी और उसकी वजह से इंटरेस्ट लगा जा रहा है और आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने गए तो आपको कैश डिस्काउंट दिया, तो वो बोलता है अगर इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉस्ट, सॉरी इफ इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको क्या मानोगे, इसमें क्या करोगे, लेस फ्रॉम कॉस्ट, एल्स चार्ज इट टू प्योरल। यस नो, बोलो ये डिस्काउंट समझ में आया कि नहीं। इसके भी कई सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, ऑल्दो ये सब आपने एस 10 में पढ़ा हुआ बचपन में। संजय, गौरव, गौतम, तेजल, अंकुरी, यस नो। तो मैंने अभी आपको बताया इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है। सर इनिशियल मेजरमेंट या इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी किस पर होगा, कॉस्ट पर होगा। सर कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर कॉस्ट को निकालने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, सबसे पहले परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी, बट परचेज प्राइस ऑफ पीपी निकालने के लिए हम इसमें सारे के सारे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, कोई डिस्काउंट होगा वो भी कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर डिस्काउंट कोई कैश डिस्काउंट है और वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट के केस में, तो फिर हम उसको कॉस्ट में से लेस करेंगे, अदरवाइज हम उसको प्योरल में चार्ज कर देंगे। यस नो, आया कि नहीं, यहां तक सब क्लियर है। चलो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अपन और लिख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर अपन रोक देते हैं। यहां तक पूरा समझ में आ गया। इंडिया 16 अपने को 2 से 3 दिन लगेंगे इस इंडिया 16 को खत्म करने में, फिर 40 एक लेक्चर, 38 को भी 2 लेक्चर्स, अराउंड 40, मतलब इस वीक अपना पूरा ये रहेगा जो आने वाले अगले 5-6 दिन है, उसमें हम अपने 3 इंडियाज खत्म कर देंगे, इंडिया 16, 38 और 40। फिर हम इम्पेयरमेंट स्टार्ट करेंगे, इंडियाज 36। ओके, ओके। ये लेक्चर ये लेक्चर्स हमेशा सारे दिन लगेंगे एक्सेप्ट ऑन संडेज, संडे छोड़ के हर बार लगेगा अदर इंडियाज के लेक्चर, डेली 1.5 घंटे अराउंड। ओके सर, कॉस्ट टू मेक दी असेट रेडी टू यूज, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कल ऑफलाइन नहीं बेटा, कल संडे है ना। इसमें क्या कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएगी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में, मुझे बताओ कौन कौन सी कॉस्ट आनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। इंडेस बोलता है, क्या बोलता है इंडेस, कॉस्ट, सॉरी, नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स डिफाइंड इन इंडेस 19 arising from construction
और एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ पीपीई। सर ऐसी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट जो डिफाइंड है कौन से इंडेस में, इंडेस 19 के अंदर, ब्रैकेट में लिख लो, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ पीपी। यस नो, इसका मतलब बता सकते हो? किसी एम्प्लॉय को आपने बोला कि भैया ये जो पीपी बन रही ना इसकी जिम्मेदारी तेरी, जब तक ये पीपी बन रही तब तक मैं तेरे को सैलरी दूंगा, तेरे को ढंग से बनवाना है इसको। तो ऐसा कोई कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट just arising for the entity due to construction or acquisition of item of PP is directly attributable cost. Yes, no? Sir, second, cost of site preparation हाँ, ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन मंजय, जो आप पूछ रहे हो वो कुछ और नहीं, यही तो है। थर्ड, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। यस और नो? फोर्थ, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, बेसिकली इंस्टॉलेशन चार्जेस। यस नो? ये भी आपके पीपी से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, रिलेटेड है। मतलब ऐसा कोई खर्चा जो आपकी पीपी से डायरेक्टली रिलेटेड है उसको अपन क्या करेंगे, उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है या उसको रेडी टू यूज करने में काम आ रहा है, उन सबको अपन क्या बोलेंगे मुझे बताओ? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। यस सर, नो सर? फिफ्थ, एनी प्रोफेशनल फीस। यस और नो? लास्ट, सिक्स्थ, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग पीपीई, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपीई, ये भी क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। यस और नो? इसके लिए लिखना नोट। नोट क्या है? नोट क्या बोलता है भाई? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, मेरी बात समझना। मान लो ये इंदौर में ना अभी मेट्रो लग रही है ना, तो क्या मेट्रो अभी चालू हो जाएगी? इंदौर में अभी आपने देखा होगा ना, मेट्रो लगने वाली है, लग रही है, इन प्रोग्रेस है। यस नो? अभी मुझे बता, मेट्रो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ट्रायल और टेस्टिंग होगी? ट्रायल और टेस्टिंग होगी। यस और नो? ट्रायल रन कॉस्ट बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं। यस और नो? अभी क्या होता है, अपने इंटरमीडिएट वाले बच्चे, इनको क्या हम सुबह से शाम तक क्लासेस देते रहते हैं, है ना? अभी इनका वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, अभी क्या करेंगे? इनको जगह तो मिल नहीं रही इधर उधर घूमने फिरने की, क्योंकि घर तो घर चले गए, हॉस्टल चले गए, फिर तो मिलता नहीं टाइम। ये क्या करते हैं, क्लास के दौरान बंक मारने चले जाते हैं। कहाँ चले जाए बोले, सिनेमा हॉल चले जाएंगे, वहां हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं, हमारे टीचर्स ही मिल जाते हैं। अगर उनकी क्लास नहीं, बोले पास में ही सिनेमा हॉल है, चलो पिक्चर दिखाते हैं मॉल में। अभी क्या हुआ, अब बेचारे बेचारे बाबू सोना लोगों को क्या हुआ, उनको जगह ही नहीं मिल रही, तो उन्होंने बोला सबसे बेहतरीन है, ट्रायल रन चल रहा है मेट्रो का, बैठ जाते हैं। यस नो? जाके बैठे, वहां जाके बैठे और बढ़िया। वहां पे क्या होता है, अभी ट्रायल रन में मान लो कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी है आपकी,
ऐसा होता है जब ये ट्रायल रन कॉस्ट होती है ना, ये इसमें क्या होता है कि मान लो 10 रुपए नॉमिनल चार्ज लिया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो लोग बैठ रहे हैं उनसे कुछ चार्ज ले लिया, ताकि वो इधर उधर वो लोग कुछ खराब वराब ना करें, बेसिकली हरकतें ना पटके और ध्यान से रहें। अब वो बैठ गए, उनको सबसे अच्छी जगह क्या, मेट्रो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अब तुम्हारे ऐसे से बहुत पहुंच गए, इंटर वाले तो भयंकर भरे पड़े हैं अभी, क्योंकि उनका फाउंडेशन का प्यार फाउंडेशन में ही रह गया और इंटर में नया प्यार मिल गया। कि मेरे को कोई नहीं मिला बेटा, मेरा पहला और आखिरी प्यार एफआर है। आई एम वेरी मच लॉयल नाउ, अंडरस्टैंड। आपने मेट्रो में ट्रायल चार्जेस में नहीं, बिल्कुल मत बोलो बेटा, कुछ मत बोलो तुम लोग, ऊट पटांग शब्द बिल्कुल मत बोलना, और नाटा मीम्स तो देखने ही नहीं है अपने को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ट्रायल रन कॉस्ट है, आप लोग अपने बाबू सोना लोग के साथ गए, वहां पहुंचे, वहां पे 10 रुपए का टिकट था। अब ऐसे करते करते 10 रुपए, ऐसे करके बहुत सारे कपल्स पहुंच गए। कहना इसे, जो मेट्रो वाले, जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, इंदौर वाले जो मेट्रो इंस्टॉलेशन में अथॉरिटीज है, वो लगी हुई है, उन्होंने ऐसे 10 रुपए कर करके टिकट्स देना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हुआ, ये क्या होगी, ये होगी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपी। बट आपने टिकट ही इतने बेच दिए कि कॉस्ट से ऊपर आपका कलेक्शन हो गया, कॉस्ट से ऊपर आपका कलेक्शन हो गया, कॉस्ट से ऊपर। मतलब मान लो टेस्टिंग का खर्चा था 1 लाख, और आपने टिकट बेच के 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, मतलब रिसीव कर लिए। ये तो आपकी इनकम हुई और ये खर्चा हुआ 1 लाख का टेस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आपने टेस्टिंग का खर्चा आपका है मान लो 10 लाख, और टिकट्स बेच के तुम्हारे जैसे बहुत सारे बाबू सोना लोग थे पहुंच गए, 20 लाख रुपए कलेक्ट हो गए सिर्फ वैलेंटाइन वीक में। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो इंडेस बोलता है भैया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप कितने कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग पीपी यूज कर सकते हो, 10 lakhs तक की, उसके ऊपर जो है वो आप कॉस्ट से रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि वो विन विन सिचुएशन है ना। अरे हाँ है ना। मुझे बताओ, आपने मेट्रो टेस्टिंग के लिए 10 लाख रुपए खर्चा किया, और 10-10 रुपए के हिसाब से टिकट बेचा, मेट्रो का ट्रायल है, आओ आओ बैठो, कई सारे बाबू सोना आ गए, और 20 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग की इनकम हो गई। तो भैया वो बोलता है कि 10 लाख तक जो आपने एक्सपेंस किया, दैट इज ओनली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। बाकी जो एक्सेस 10 लाख रुपए खर्चा हो गए, वो 10 लाख रुपए आप रिड्यूस कर दो कॉस्ट से। बोले ये बात समझ में आएगी नहीं, गौरव, गौतम, अंकुरी, सेजल, मंजय, वीवो, यस नो, यस नो, प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स नाउ। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोट एक्सेस अमाउंट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ओवर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग shall not be income recognized in purl, but it should be deducted from cost of asset. Directly cost of asset, which is directly attributable cost of PP। बोलो आया कि नहीं, ये लिख लो नोट फटाफट से।
यस नो? पक्का? मंजय, तेजल, तो आज अपन यहीं रुकते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्ट किया इंडिया 16, उसका ओवरव्यू बताया। इस इंडिया को अपन 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले थे। इंट्रोडक्शन, इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड स्पेशल इश्यूज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 चीजें बताई। एक तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया 16 एंड दूसरा पीपीई क्या होता है। तो पीपीई होने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी टेंजिबल आइटम और हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है। तीसरी बात क्या बोल रहा था वो, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। साथ ही साथ इसने ये भी बोला कि इस पीपीयू को आप एज एन एसेट यूज कर सकते हो अगर ये फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करे और इसकी कॉस्ट मीजरेबल हो। तो टोटल 5 बातें जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, पीपीई। इंड एस 16 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो सारी की सारी पीपीई पर एप्लीकेबल है अगर कोई अदर इंडेस उसका ट्रीटमेंट ना क्लैरिफाई करता हो। जैसे कि पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अंडर इंडेस 105, या फिर इंडेस 106 में मिनरल वगैरह या एक्सप्लोरेशन ऑफ साइट वगैरह की बात हो रही है वो, या फिर इंडेस 41 में बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में जो बात की गई है। लेकिन बायोलॉजिकल एसिड्स जो बियरर प्लांट कंसिडर होते हैं वो इंडेस 16 में ही कवर होते हैं। तो भैया बियरर प्लांट होने के लिए क्या बातें जरूरी है। एक तो इट शुड बी अ लिविंग प्लांट जो कि यूज हो रहा है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो प्रोडक्शन कर रहा है मोर देन 1 पीरियड के लिए, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द लिविंग प्लांट उसको आप सोल्ड कर रहे हो एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ना कि एक्सपेक्टेड स्क्रैप। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने बायोलॉजिकल एसिड को आपको कुछ बताया था कि भाई बायोलॉजिकल एसिड्स में प्लांट भी आएंगे और लाइफ स्टॉक भी आएगा। लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए काम आते हैं, तो उस पर इंडेस 41 लगेगा। प्लांट्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो बियरर प्लांट, दूसरा अदर। बियरर प्लांट में इंडेस 16 लगता है और अदर बायोलॉजिकल एसिड वाले प्लांट पर इंडेस 41। फिर मैंने आपको कुछ आईसीआई की क्लैरिफिकेशन बताई। 3 आईसीआई की क्लैरिफिकेशन थी आज में। मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेयर पार्ट है, कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट है, ये सब के सब पीपीई माने जाएंगे अगर ये पीपीई की डेफिनेशन को मीट कर जाते हैं। अदरवाइज ये सब क्या होंगे, इन्वेंट्री होंगे। इसके अलावा कोई अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है तो वो जो इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है उन सबको एग्रीगेट करके हम पीपीई मान लेंगे, ऐसा आईसीआई ने क्लैरिफाई किया। इनके एग्जाम्पल टूल्स, डाइस और मूड्स है। ठीक है। आइटम एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन, तो भाई इनसे कोई आईसीआई ने बोला है कि इसको भी अपन पीपीई मानेंगे बिकॉज इनसे कोई भले डायरेक्टली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आ रहा बट इनडायरेक्टली अदर पीपीई के लिए इनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यस नो, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फिर मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 1 जो हमारा इंडिया 16 का खत्म हुआ, उसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया, दैट इज इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर हमने 4 चीजें देखी हैं, है ना। मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, डेफर्ड क्रेडिट, एक्सचेंज। बट उसके पहले हमें समझना होगा इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो पीपी का जब भी पहला पहला पीपी रिकॉग्नाइज हुआ तो वो किस पर होगा, ऑलवेज एट कॉस्ट। और उस कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो एक तो होगी परचेज प्राइस, दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो असेट को रेडी टू यूज करती है, और साथ ही साथ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्जेस, दैट इज डीएसआर। ठीक है। इसमें मैंने आपको परचेज प्राइस बताया। परचेज प्राइस का मतलब क्या हुआ कि सर परचेज प्राइस मतलब आपने जो पीपीई परचेज करी वो कॉस्ट प्लस कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है। व्हाट इज दिस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तो इसमें मैंने आपको बताया कि मान लो कंपोजिशन स्कीम है तो उस पर जीएसटी नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल टैक्स हो जाएगा बेसिकली। तो ऐसे नॉन रिफंडेबल टैक्स होंगे तो वो परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ पीपीई में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है दोस्तों तो वो लेस हो जाएगा, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलता ही मिलता है ना। तो वो कॉस्ट से कम हो जाएगा। अगर कोई कैश डिस्काउंट है, याद रखना, और अगर वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट में, नेचर ऑफ इंटरेस्ट में कब होगा, जब मान लो इंस्टॉलमेंट में आप पीपीई परचेज कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी कॉस्ट ऐड होती जाएगी। लेकिन अगर नेचर ऑफ इंटरेस्ट में और आप किसी दिन फर्दर सेटलमेंट कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट इफ इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट इट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, बट अगर अदरवाइज इट शुड बी चार्जेड टू द पीओरएल, यस नो, आंसर इज यस। इसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में ऐसी सारी कॉस्ट हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे जो एसेट को रेडी टू यूज कर रही है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, ऐसे एम्प्लॉय को हमने कुछ इनकम वगैरह दी या खर्चा किया हमने,
उस इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट डिफाइंड अंडर इंडियस 19, जो कि कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ पीपीई से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन भी हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो जाएगा। सर डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमारे पीपीई में जुड़ेंगे। प्रोफेशनल फीस भी, अगर कोई प्रोफेशनल को हमने हायर किया फॉर पीपीई एक्विजिशन एंड ऑल, तो इसके या इंस्टॉलेशन, उसकी भी फीस हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखना एक लास्ट चीज है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई टेस्टिंग कॉस्ट है, ट्रायल रन कॉस्ट है, बस याद रखना जितनी हमने हमारी ट्रायल एंड रन कॉस्ट है उससे ज्यादा अगर हमने उसमें वसूल लिया, दैट इज एक्सेस अमाउंट, उस एक्सेस अमाउंट को हम पीओरएल में एज एन इनकम नहीं दिखाएंगे, बट की जबकि हम उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से रिड्यूस कर देंगे। यस नो, यहां तक आई होप बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम इंडेस 16 का कल नहीं सॉरी मंडे को अब हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून और इस पे एक बार रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे पे। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।